नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का अपने इंडियन नेटिव्स चैनल में। देखिए, आज हम आदिवासी समाज के असली दुश्मन कौन है, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास ज़रूर करें। आइए हम एक बुक है जिसका टाइटल भी है कि आदिवासियों के असली दुश्मन कौन है? राइटर है महेश लंकेश, पब्लिशर एमपीटी। दोस्तों, आदिवासी देश के मूल निवासी है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माता है, जिन्होंने विश्व में अपना स्थान पाया। उन्हें विहड़ जंगल पहाड़ में खदेड़ दिया गया। वे जंगल झाड़ी काटकर जमीन साफ किया, योग्य भूमि बनाया। आज वे अपने ही घर से बेघर, उन्हें मानव तस्करी के द्वारा मलेशिया, सिंगापुर, वर्मा, इराक भेज दिया गया। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आसाम के चाय बंगाल बगान, पंजाब, हरियाणा में रोजी रोटी के लिए पलायन हो गए। बचे हुए आदिवासी भूखमरी के शिकार है और पेड़ के पत्ते उबाल कर खाने को मजबूर है। सरकार द्वारा खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद आदिवासियों की जमीन तेजी से बेची जा रही है। दोस्तों, ये जो जमीन का मामला है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कहा गया है कि आदिवासियों की जमीन ना तो कोई खरीद सकता है और ना ही कोई बेच सकता है। लेकिन फिर भी आदिवासियों की जो जमीन है, वो आज धड़ल्ले से बेची जा रही है और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उस पर बड़े-बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं। आदिवासी खुद अपने अस्तित्व की संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि उनका दुश्मन कौन है, जो इस सत्यानाश तक पहुंचा। आदिवासी का असली दुश्मन कौन है, इस पहचान के लिए एक छोटी सी पुस्तक सहायक सिद्ध होगी। तो पहले पेज से शुरुआत करेंगे दोस्तों। जरा आप यहाँ पर लक्ष्य केंद्रित कीजिए। टाइटल है आदिवासी समाज का असली दुश्मन कौन। इसे पहचानने के लिए थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालना होगा। बाबा साहब ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वे अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। आदिवासी का इतिहास आज से लगभग 4,500 वर्ष पहले भारत में आर्य आक्रमणकारियों का प्रवेश हुआ। उस समय भारत का शासक आदिवासी द्रविड़ थे, जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में बसे हुए थे। अफगानिस्तान, बंगाल, भूटान सभी भारत के अंग थे। आर्य और यहाँ के मूल निवासी अनार्य आदिवासी के शारीरिक संरचना में भिन्नता थी। आर्यों का गोरा रंग, लंबा कद, भूरे काले बाल, खुलासा दाढ़ी मूछ, दीर्घ कपाल, लंबोदर चेहरा, लंबी नाक, सीधी आंखें और छोटे दांत थे। यहाँ के अनार्य काला रंग, घुंघराले बाल, चौड़ी और मोटी नाक, मंजोली दाढ़ी, मूछ, मोटे होठ, बाहर निकला जबड़ा और नाटा कद था। आक्रमणकारी विदेशी यूरेशिया काला सागर के पास पामीर के पठारी से बोल्गा नदी के किनारे किनारे होते हुए ईरान के रास्ते सिंध नदी को पार कर भारत में प्रवेश किया। आर्य सबसे पहले आदिवासियों की महान सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता को नष्ट किया। ये काम आर्यों ने सबसे पहले किया दोस्तों। ये सभ्यता दुनिया की विकसित सभ्यताओं में से एक थी। आर्य पशुचारी और घुमक्कड़ थे, जिन्हें विकसित सभ्य असुर सभ्यता का वैभवपूर्ण जीवन कतई पसंद नहीं था। यही कारण है कि आर्यों ने आदिवासी सभ्यता का नाश किया। आर्यों का मुकाबला यहाँ के मूल निवासी आदिवासी सम्राटों से हुई। आर्यों के मुख्य शत्रु भारत के प्राचीन निवासी अनार्य थे। आर्य उन्हें दैत्य, दानव, दस्तु, दास, असुर, राक्षस आदि नामों से पुकारते थे। ऋग्वेद में उन सभी को विभिन्न नामों से पुकारा गया है। विदेशी आर्य ही भारत के देव, देवता, सूर, विप्र आदि नामों से जाने गए हैं। भारत के मूल निवासी अनार्य दैत्य,
दात असुर राक्षस ही वर्तमान में आदिवासी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति है। शास्त्रों रामायण महाभारत पुराणों में राक्षस को लंबा दांत जानवर की तरह सिंह भयानक शक्ल वाला बतलाया गया है, जो बिल्कुल गलत है। मानव से परे इस प्रकार की कोई नस्ल नहीं थी। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी पर कहीं न कहीं इस प्रजाति का वंशज अवश्य मिलता। डायनासोर का जीवाश्म जो 5 लाख पूर्व का था, खुदाई से निकल सकता है, तो उसी प्रकार राक्षस असुर जिसे लंबा दांत और सिंह था, वह अवश्य मिलता। वास्तव में अपने लोगों की रक्षा करने वाले रक्षक ही राक्षस कहलाए। आज भी असुर जाति के लोग झारखंड के लातेहार, पलामू, लोहरदग्गा और गुमला में हैं, जिनकी जनसंख्या 1991 के अनुसार 9122 है। ऋग्वेद में असुरों के दुर्गों तथा पुरों को नष्ट करने के लिए निरंतर देवताओं की स्तुतियां की गई है। वित्र आदि इंद्र ने असुरों को 81 बार मारा था। ऋग्वेद 1:64-13। इंद्र ने 30,000 राक्षसों को मार डाला। ऋग्वेद में 4:30-21। हे इंद्र, तुमने 50,000 काले लोगों को मारा। ऋग्वेद 4:16-13। ऋग्वेद में 2,66,000 मूल निवासी अनार्यों का कत्ल होने का प्रमाण है। अंत में इस संघर्ष में आर्यों की विजय हुई। आर्यों की छल कपटपूर्ण हमला यह नीति थी और उनके घोड़ों का प्रयोग तथा तीक्ष्ण धार वाले हथियार विजय के मुख्य कारण थे। बहुत से अनार्य अनार्य मतलब आदिवासी अनार्य दास बना लिए गए। बहुत से दक्षिण भारत चले गए और बहुत से अनार्य पहाड़ी अथवा जंगलों में चले गए, दास बनाए गए। अनार्य से आर्यों ने सेवा का काम लिया, जैसे कि पालकी ढोने वाला, कहार, बाल दाढ़ी बनाने वाला, हजाम, साग सब्जी उगाने वाला कोयरी, कुर्मी, दही पहुंचाने वाला ग्वाला, लोहा काटने वाला लोहार इत्यादि अनेकों जातियों का निर्माण कालांतर में हुआ, जिसे आज पिछड़ी जाति ओबीसी कहते हैं। जंगल पहाड़ में जो अनार्य अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चले गए, उसमें से कुछ जंगली जानवरों की दंश एवं भूख प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सके। वे जंगल पहाड़ से निकलकर दुश्मनों के सामने हथियार डाल दिए। आरओ ने उसे ज्यादा खतरनाक समझकर गांव के बाहर रखा और उनसे निकृष्ट काम कराया। नाला साफ जिसने किया, कालांतर में वो डोम, मेस्तर, मरे हुए जानवरों को चमड़ा उधेड़ने वाला चर्मकार या चमार और कपड़े धोने वाला धोबी कहलाया। इन लोगों को आर्यों ने अछूत घोषित किया। आज ये अनुसूचित जाति है, जो जंगल पहाड़ में रह गए। दुश्मनों की गोली स्वीकार नहीं किया, उसे आज अनुसूचित जनजाति या आदिवासी कहते हैं। आदिवासी के प्रथम पूर्वजों ने जंगल के फल, फूलों, कंदमूलों, जंगली जानवरों तथा नदी नालों में मछली को खाकर जीवन यापन किया। ये आदिवासी आर्यों के संपर्क में नहीं रहे, इसलिए वह अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए रखा। पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति आर्यों के संपर्क में रहा है और गुलामी किया है, इसलिए अपनी सभ्यता संस्कृति खो दिया। आर्यों ने यज्ञ हवन किया तो अछूतों एवं पिछड़े वर्ग को साफ सफाई में लगाया। इस प्रकार होली दशहरा में देवी देवताओं का पूजन नकल में यह गुलाम करने लगे। कभी ये आदिवासी अछूत और सचूत, कभी ये आदिवासी जंगलों पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी के तरह ही प्रकर्षित पूजक थे। इनका अपना प्राकृतिक धर्म जैसे सरना इत्यादि था और अभी भी सरना धर्म लोकप्रिय है। इस प्रकार प्रमाणित होता है कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, आदिवासी तीनों भाई थे, जो दुश्मनों के हमलों के कारण बिछड़ गए और अपना सभ्यता, संस्कृति, राजपाट खोकर गुलाम बन गए।
आदिवासी अपनी भाषा, सांस्कृतिक परंपरा को संजोए हुए हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि आदिवासी भी अब आर्यों एवं उनके गुलामों के संपर्क में आकर अपनी प्रकृति, परंपरा, संस्कृति छोड़ रहे हैं। ये भी हिंदू की तरह पूजा पाठ, बजरंग बली, काली, दुर्गा की मूर्ति पूजन एवं होली, दशहरा मनाने लगे हैं। आर्य विदेशी आक्रमणकारी के रूप में आए और यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। इसका अनेकों ऐतिहासिक प्रमाण है। विदेशी आर्य ही आज के दिन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति ही यहाँ के मूल निवासी अब तो वैज्ञानिक के रूप से भी प्रमाणित हो गए हैं। 21 मई 2001 को डीएनए रिपोर्ट द्वारा खुलासा हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत और वैश्य डीएनए यूरेशिया काला सागर के पास के लोग से मिला। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति का डीएनए किसी अन्य देश से नहीं मिला, बल्कि यह एससी, एसटी, ओबीसी में एक दूसरे से मिल गया। डीएनए का शोध वैज्ञानिक आधार पर दुनिया मानती है। आदिवासी ही देश के असली नागरिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दक्षिणा में अंगूठा मांगकर गुरु गुरु द्रोणाचार्य ने गलत किया था। कहा, द्रोणाचार्य ने शिक्षा दिए बिना अंगूठा लेकर किया घोर अन्याय। आदिवासी युवती को निर्वस्त्र घूमने वालों की अपील खारिज। आदिवासी से अच्छा व्यवहार करे और उन्हें अपना जीवन दे। सुप्रीम कोर्ट के शायद ही कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हैं। यह लोग गैर आदिवासियों के मुकाबले चरित्रवान होते हैं। ये न कभी झूठ बोलते हैं, न किसी को भी ठगते हैं, लेकिन इन पर लगातार अत्याचार होते रहे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ टॉपिक दिए, आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों को हाशिए पर धकेलने की प्रवृत्ति पर चोट करते हुए सुप्रीम फैसला में पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को आदिवासी युवक एकलव्य के साथ घोर अन्याय करने का दोषी पाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या के लिए शिक्षित किए बिना ही उसका अंगूठा दक्षिणा में मांग लिया था। द्रोणाचार्य का यह काम शर्मनाक था। जस्टिस मार्कंडे काटजू और ज्ञानसुधा मिश्रा के खंडपीठ ने फैसले में कहा है कि जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को छोटी जाति का होने के कारण शिक्षित करने से मना कर दिया था, तो उन्हें उससे गुरु दक्षिणा लेने का क्या अधिकार। उन्होंने उसका अंगूठा भी लिया तो दाहिने हाथ का, जिससे वह कभी उनके प्रिय शिष्य अर्जुन की तरह कुशल धनुर्धारी न बन सके। यह आदिवासियों के साथ सहस्त्राब्द सहस्त्राब्दियों से चले आ रहे अत्याचार का शास्त्रीय उदाहरण है। यह टिप्पणियां करते हुए खंडपीठ ने महाराष्ट्र में एक भील युवती को निर्वस्त्र कर घुमाने के आरोप में दंडित एक महिला समेत 3 लोगों की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस बात पर आश्चर्य है कि दोषियों को अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत दिन गए दंड को हाई कोर्ट ने तकनीकी कारणों से समाप्त कर दिया। शीर्ष शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आदिवासी ही इस देश के असली नागरिक है, लेकिन हम उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। पुराने गैर आदिवासियों के मुकाबले चरित्रवान होते हैं। ये न कभी झूठ बोलते हैं, न ही किसी को कभी ठगते हैं, लेकिन लेकिन इन पर लगातार अत्याचार होते रहे हैं। आज वे सबसे ज्यादा अशिक्षित, भूमिहीन और उपेक्षित बन गए हैं। जंगलों से जंगलों से भी उन्हें विकास के नाम पर बेदखल किया जा रहा है। कभी खदाने तो कभी फैक्ट्रियां लगाकर उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा है। वक्त आ गया है कि हम उनके प्रति कए गए अन्याय के बदले उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें अपना जीवन जीने दें। इस प्रकार सभी आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग यहाँ के मूल निवासी है। उसी प्रकार यह उसी प्रकार यहाँ 95% ईसाई, मुसलमान, बुद्धिस्ट यहाँ के मूल निवासी है। अपनी शिक्षा और विकास के लिए आदिवासी ईसाई बन गए। ईसाई बनने का अर्थ यह नहीं हुआ था कि वह इंग्लैंड के हो गए। वे हमारे भाई ही है।
इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा पिछड़ा भी ब्राह्मणों की उच्च नीच की व्यवस्था से उपकर हिंदू धर्म छोड़कर बराबरी का धर्म मुसलमान बौद्ध बन गए। अनुसूचित जाति से जो मुसलमान बने, चामार से कसाई कसाव, डोम मेहतर महार से हलालखोर, पासी से धुनिया कहलाए। पिछड़ा वर्ग से मुसलमान बनने वाले तांती तत्वा बुनकर से अंसारी कहलाए। उच्च जाति के लोगों ने भी जब भारत में मुसलमान आए तो अपनी व्यवस्था कायम रखने के लिए राजपाट के लोभ में जो ब्राह्मण मुसलमान बने वह शेख सैयद कहलाए और राजपूत वह पठान कहलाए। उच्च जाति के लोगों ने तो लोभ में मुसलमानों के साथ शादी विवाह का संबंध भी स्थापित किया है। जैसे मान सिंह ने अपनी बहन योद्धाबाई की शादी अकबर से किया। अंत मुस्लिम अधिकांश धर्म परिवर्तित लोग मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध यहाँ के मूल निवासी है। बीहड़ जंगलों में काफी लंबे समय तक रहने वाले आदिवासी बाहरी दुश्मनों से पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया। तब उन्होंने कृषि आधारित जीवन यापन करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने जंगल झाड़ी काटकर जमीन साफ किया, कृषि योग्य भूमि दोन और तोड़ खेत यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में योग्य भूमि बनाई और गांव बसाकर स्थायी निवास स्थान निर्धारित किया। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग आदिवासियों की जाति समुदाय के लोग कृषि भूमि बनाकर तथा गांव बसाकर इन इलाकों में निर्विवादित मालिक बन बैठे। इस प्रकार मुंडा क्षेत्र में मुंडाओं का, उराव बहुल क्षेत्र में उराव का, खड़िया बहुल क्षेत्रों में खड़ियों का और संताल बहुल क्षेत्रों में संतालों का राजपाट और शासन व्यवस्था कायम हुआ, जो अंग्रेजों के आगमन के समय तक यानी 1765 ईस्वी सन तक रहा। उनके ऊपर न कोई राजा थे, न कोई स्टेट और न ही कोई जमींदार थे। अंग्रेजों के अंग्रेज आने के बाद 18वीं तथा 19वीं सदियों में आदिवासी क्षेत्रों में जमींदारों जागीरदारों का प्रवेश हुआ और उनका बोलबाला कायम हुआ। उन्होंने अपने प्रभाव से जमींदारी प्रथा लागू की, जिसे अंग्रेजों ने स्वीकार किया। सन 1835 में दामिनी कोह जंगल का आंचल में अंग्रेजों ने राजस्व प्रशासन के लिए जेम्स पॉन्टेंट का अधीक्षक नियुक्त किया गया था और इस क्षेत्र में महाजन और जमींदारों को बसने का इजाजत दिया। यह कर यानी टैक्स उगाही में मददगार थे। इस प्रकार कर उगाही का काम दलाल और बिचौलिए के हाथ में था। इन्हें नाजायज वसूल करने की छूट थी और संतालों पर अत्याचार और जुल्म किया करते थे और उनके फसलों का लूटपाट करते थे। जमींदारी और महाजनी प्रथा की अत्याचार से आदिवासी लोग इतने तंग आ चुके थे कि वो झारखंड के संताल परगना में जमींदारों महाजनों और अंग्रेजी शासक के विरुद्ध 30 जून 1855 को सिदो कानू के नेतृत्व में विशाल जन आंदोलन हुआ, जिसे संताल हुल के नाम से जानते हैं। इतिहास में यह बताया जाता है कि 1957 में सिपाही विद्रोह जो मंगल पांडे के नेतृत्व में लड़ा गया था। अभी ये काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, यहाँ पर नजर रखिए। मंगल पांडे के नेतृत्व में लड़ा गया था। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आजादी की पहली लड़ाई थी, जो सरासर झूठ है। 30 जून 1855 से अंग्रेजों के विरोध में जो संताल विद्रोह हुआ, उसमें 10,000 संतालों यानी आदिवासियों को मौत के घाट उतारा गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को 3 महीने तक फौजी कानून लागू करने की जरूरत पड़ी। संताल परगना एवं उसके समवर्ती क्षेत्र हजारीबाग बाकुंडा पश्चिम बंगाल में है, बीरभूम पश्चिम बंगाल और भागलपुर बिहार में है, जो हुल का रण क्षेत्र था। अंग्रेजों को 25,000 अंग्रेजी सैनिक को उतारना पड़ा, जिसमें अनेक सैनिक भी मारे गए। संताल हुए संताल हुल आंदोलन 30 जून 1855 से 10 नवंबर 1855 तक चला। इस आंदोलन के नेता सिदो और कान्हू, दो भाई को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दी। अंग्रेज के विरुद्ध बगावत करने वालों में खास विशेषता थी कि जात पात का पचड़ा नहीं था। एक लंबी तालिका मिलती है जिसमें सभी जाति
उच्च जाति छोड़कर, संतालों के साथ विभिन्न प्रकार के कैद की सजा में भागी हुए थे। बिहार में 1857 पृष्ठ 57 शायद किसी बुक का रेफरेंस दिया है। भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर ने बंगाल सरकार के सचिव को दिनांक 28 जुलाई 1955 को पत्र लिखा था कि तेली, सोनार, मोमिन, चमार, कुमार और डोम जैसे दलित, हिंदू एवं मुसलमान जातियां इस हुल क्रांति आदिवासियों के साथ थे। मतलब इस क्रांति में यह जातियां भी शामिल थी। इस प्रकार रांची के आसपास 1895 ईस्वी सन में बिरसा मुंडा ने जमींदार, महाजन, सुखखोर और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह विद्रोह में अनेकों मिशनरी केंद्रों पर हमला बोला गया। उनके संबंधित अनेक पादरियों को तीरों का निशाना बनाया गया। अभी यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि आदिवासियों की वर्तमान स्थिति। अभी हमने थोड़ा बैकग्राउंड तो जान लिया है, अभी हम प्रेजेंट में हमारे जो आदिवासी भाई है उनकी क्या स्थिति है इस पर जरा नजर डालेंगे। जो आदिवासी पूरे देश का शासक था, अपनी खुशहाल सभ्यता संस्कृति थी, वह आदिवासी आज पूरे देश में सबसे ज्यादा भूखे नंगे हैं और मेहनत मजदूरी करने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। इसमें पहला मुद्दा है दोस्तों शायद बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए हम ये जो टॉपिक है आदिवासियों की वर्तमान स्थिति, इस टॉपिक को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए आप में से बहुत से जो हमारे साथी हैं, बहुजन समाज के साथी हैं, वो सिर्फ चैनल को मतलब 95% सिर्फ देखकर चले जाते हैं और 5% लोग ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम इसी टॉपिक के साथ पार्ट 2 में बहुत जल्दी ही मिलेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।